मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7 को पाठ 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेमचंद जी को सर्वश्रेष्ठ हिंदी कहानीकार माना जाता है। प्रस्तुत कहानी मानव स्वभाव के अत्यंत रोचक व सजीव चित्रण से ओतप्रोत है। इसमें प्रेमचंद जी ने मनुष्य की मानसिक स्थिति पर समाज में प्रभाव को सहज स्वाभाविक ढंग से उजागर किया है। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। उनमें एक का नाम गरीब था, बहुत ही सीधा साधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुरकियां खाकर चुप रह जाने वाला, यथा नाम तथा गुण गरीब मनुष्य था। मुझे इस दफ्तर में आए 1 साल हो गया था, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैरहाजिर नहीं पाया था। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपने दरी पर बैठे हुए देखने का आदी हो गया था, मानो वह भी इस इमारत का कोई अंग है। इतना सरल कि किसी की बात टालना जानता ही न था। दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की। तरक्की का अवसर आता तो शेष तीनों कामचोर चपरासी नंबर मार ले जाते। गरीब को कोई पूछता भी न था। शेष तीनों चपरासी 10-10 रुपए वेतन पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 रुपए पर ही अटका हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते थे। यहाँ तक कि तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते। दफ्तर के सब कर्मचारी ही नहीं, बड़े बाबू तक उससे चिढ़ते थे। उस पर कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो नित्य का व्यवहार था। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मुझे उस पर दया आती थी। मैं अपने बर्ताव से उसे यह दिखाना चाहता था कि मेरी नजर में उसका आदर अन्य तीनों चपरासियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे कर्मचारियों से लड़ भी चुका था। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत साफ करने लगा। दैव योग से झाड़न का झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही जामे से बाहर हो गए। उसके दोनों कान पकड़कर ऐंठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने
लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवाद सुनता था, मानो उनसे कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने उससे भी बड़ा अपराध किया होता तो भी उस पर इतना कठोर वज्र प्रहार न होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब आप अन्याय कर रहे हैं, उनसे जानबूझकर तो रोशनाई गिराई नहीं। इसका इतना कड़ा दंड देना अनौचित्य की प्रकाष्ठा है। बाबू साहब बोले, आप अभी इन्हें जानते नहीं, यह बड़ा पाजी है। इसके घर में फलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें दूध देती है। इन बातों का इसे घमंड है। घर की दशा ऐसी होती तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता। मैंने कहा, बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा, विश्वास मानिए, गांठ का धनी है और बला का मक्खी चूस है। यदि ऐसा ही है तो भी कोई अपराध नहीं है। मैंने कहा। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर मानो दूध होता है, मनो ज्वार चना मटर होती है। घर की दशा ऐसा ही होती तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता। लेकिन ये कभी यह नहीं सोचता कि थोड़ा सा हम लोगों को भी दे दें। यहाँ इन चीजों के लिए तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों जी न जले। फिर यह सब कुछ इसी नौकरी की बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भुना चना तक न था। बड़े बाबू सकुचाकर बोले, यह कोई बात नहीं, उसकी चीज है, चाहे किसी को दे या न दे। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे कोई आशा नहीं रखते, कदाचित हम उसे भूल जाते हैं। किंतु सामर्थ्यवान होकर हमें न पूछे हमारे यहाँ तीज त्योहार पर उपहार ना भेजें तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है।
बच्चों, इसका शेष भाग पुनः कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।